हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन CAPF हब। इस वीडियो में देखेंगे 2021 में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं CAPF के एग्ज़ाम में, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विथ इट्स सोर्स कि सोर्स क्या है पर्टिकुलर क्वेश्चन का। यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं तो कहाँ से पूछे हैं, और अगले साल अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के लिए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे हमारा ज्योग्राफी का आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, हमारे जो सही सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट सही हो जाए। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि टेक्निक क्या हो सकती है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइज था एक पोर्ट पे, यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। सो गाइज दिस क्वेश्चन इज़ बीइंग रिपीटेड इन मेनी एग्जाम्स लाइक CDS, FCAT, ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, एंड ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें यही पूछा है उन्होंने कि ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो ये जो कोलकाता पोर्ट है, इट इज़ एन इनलैंड मेजर रिवराइन पोर्ट, आपको ये याद रखना है। और मुझे आपको ये आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स है। यू कैन कमेंट दैट हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स इंडिया इज़ हैविंग प्रेजेंटली। एंड अभी कोलकाता पोर्ट जो है उसका एक जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। उसका नाम क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो कोलकाता जो है, कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। यहाँ पे जैसे दिया है NCERT में भी डायरेक्टली दिया है कि कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, एंड दिस पोर्ट सर्व्स एज अ वेरी लार्ज एंड रिच hinterland ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। तो हुगली रिवर की ड्रेजिंग यानी कि हुगली रिवर में जो भी सिल्ट वगैरह जमा हो रहा है वो निकालना पड़ता है इस पोर्ट को ये पोर्ट वर्क करने के लिए। एंड इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट क्या होता है गाइज? तो टाइड्स जो होते हैं हर 15 दिन में टाइड्स आते हैं, तो ये टाइड्स के हिसाब से ही पोर्ट ऑपरेट होता है, तो इसीलिए इसको टाइडल पोर्ट बोलते हैं। तो हल्दिया पोर्ट जो है वो इस पोर्ट का लोड कम करने के लिए सब्सिडरी पोर्ट बनाया गया था, यानी कि कोलकाता पोर्ट पे जो बर्डन आ रहा है उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है 10th NCERT चैप्टर नंबर 7 में दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हल्दिया पोर्ट यहाँ पे है और कोलकाता पोर्ट जो है वो अंदर है यहाँ पे। तो इट इज़ नॉट ऑन अ कोस्टल लोकेशन, ये किनारे पे नहीं है, तो ये अंदर है कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन है रिवर पे। इसमें इन्होंने बहुत ही सिंपली पूछा है कि दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेजर्ट रिवर। तो आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो कि दैट बराक रिवर ये नॉर्थ ईस्ट में है, एंड बाकी की सारी रिवर्स जो है इनका कोई नॉर्थ ईस्ट से रिलेशन नहीं है, तो भी आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस ये बराक रिवर चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में कोई डेजर्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये जो बानस तो हमको फिक्स पता है कि ये डेजर्ट में है, बट ये रूपेन एंड मच्छू में कन्फ्यूजन हो सकता है। बट फिर भी बराक रिवर हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो कोई डेजर्ट का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम बराक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि दैट बराक इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम में कोई डेजर्ट तो नहीं है, हमको पता है। ये जो क्वेश्चन है ये उठाया गया है NCERT 11th इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 15। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का सोर्स मिल जाएगा। मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली NCERT में दिया नहीं है, फिर भी आप उसको लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। द हेवीएस्ट रॉक्स विच आर रोल्ड अलॉन्ग द रिवर बेड इन रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लोड आप क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर है ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड क्या होता है? ट्रैक्शन लोड इंक्लूड्स कोर्सर मटेरियल्स सच एज पेबल्स, स्टोन्स, रॉक्स एंड बोल्डर्स। तो इसका जो सोर्स है गाइस वो GC लियोंग चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 39। एक GC लियोंग का बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। GC लियोंग का जो बुक है वो NCERT पढ़ने के बाद आप GC लियोंग पढ़ सकते हो। उसमें भी हम क्लाइमेटोलॉजी का जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट को देना है, एंड उसमें भी ये अगर कुछ ये फीचर्स वगैरह है वो भी थोड़े अच्छे से करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉरल्स। Corals is a like very close to UPSC's heart। ये corals पे क्वेश्चंस बहुत बार UPSC पूछती है। तो यहाँ पे दिया है कि दैट नेसेसरी कंडीशंस क्या है corals को ग्रो करने के लिए। ये जो फ्रेश वाटर है दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हमको पता है कि corals आर मरीन एनिमल्स। ओके,
तो ये कोरल्स मरीन इसमें रहते हैं, लोकेशन पे रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं रहते एंड क्लियर शैलो वाटर नेसेसरी है उनको, क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेशन चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वार्म वाटर बिटवीन 23 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी सही है, क्योंकि अगर इसमें ये टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ फिर भी ये कोरल्स को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट फ्रेश वाटर को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही बचता है, वो जो है बी 2, 3, 4, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ऑल अदर कंडीशंस आर सूटेबल फॉर कोरल ग्रोथ एक्सेप्ट दिस वन, फ्रेश वाटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्शन करंट्स पे। कन्वेक्शन करंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। तो हमको पता है कि दैट क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, दीज आर दी 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो क्रस्ट जो है वो ऊपर का पार्ट होता है, उसके बाद जो आता है वो मैंटल आता है, ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि मोल्टन स्टेट में होता है मैंटल। तो ये मैंटल जो मोल्टन स्टेट में होता है, यहीं पे जो है कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं, और इसी में जो है मैंटल में ही ये कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने की कैपेबिलिटी इनमें होती है। तो यहाँ पे आर्थर होम्स जो थे, आर्थर होम्स 1930s में इन्होंने डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेटिंग इन द मैंटल पोर्शन। नाउ दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन मैंटल पोर्शन। तो ये आर्थर होम्स ने क्या किया था कि जो वेगनर ने थ्योरी प्रपोज की थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनर ने प्रपोज की थी, उसका ये आगे का वर्जन है कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट नहीं करते तो प्लेट्स ड्रिफ्ट करते हैं, और प्लेट्स को ड्रिफ्टिंग करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो इन कन्वेक्शन करंट से आती है। ये ऐसा हमको बाद में पता चला। ये आर्थर होम्स जो है उन्होंने ये मेंटल पोर्शन में कन्वेक्शन करंट होने की पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी 1930s में। नाउ दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन मेंटल पोर्शन। होम्स ने क्या बोला? होम्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम of such currents in the entire mental portion. This was an attempt to provide an explanation to the issue of force, on the basis of which contemporary scientists discarded continental drift theory. साइंटिस्ट ने वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि द वेगनर was not able to explain which force was responsible for this drifting of the continents. यानी कि वेगनर जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि दैट कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसका फोर्स क्या है, ये वेगनर्स प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट आर्थर होम्स आए, आर्थर होम्स 1930s में आए, उसके बाद उन्होंने ये कन्वेक्शन करंट्स की थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि मेंटल पोर्शन में कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एनर्जी की वजह से ये जो प्लेट्स है वो मूव करते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो डिस्कार्डेड ही वैसे, बट यहाँ अभी जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। तो ये सीधे दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 31 11th NCERT। नाउ मूविंग अहेड, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केव्स, आर्चेस, स्टैक्स, स्टम्प्स, लैंडस्केप फीचर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वेव के लैंडस्केप फीचर्स है, ये तो सीधे दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी NCERT में। यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर, वेव, लाइमस्टोन, विंड। रिवर तो नहीं हो सकती, लाइमस्टोन, विंड, लाइमस्टोन का भी कोई रिलेशन नहीं है, विंड का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप ये चूज़ कर सकते हो वेव। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन 11th NCERT फंडामेंटल्स फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 70 में ये है। वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस आर टू फॉर्म्स यूजुअली फाउंड वेयर इरोजन इज द डोमिनेंट शोर प्रोसेस। ऑलमोस्ट ऑल सी क्लिफ्स आर स्टीप एंड मे रेंज फ्रॉम few meter to 30 meter or even more. Such platforms occurring at elevation above the average height of wave is called as wave cut terrace. Now the lashing of waves against the base of the cliff, rock debris that gets smashed against the cliff along with lashing waves create hollows, and these hollows get widened and deepened to form sea caves. ये सीधा NCERT में दिया हुआ है कि that lashing of waves is responsible for the formation of sea caves. यहाँ पे आप देख सकते हो। तो moving ahead, next question है which of the following statement about tropical rainforest are correct। तो यहाँ पे confusion है बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में। the soils of tropical rainforest are quite infertile, ये तो सबको पता है, ये unambiguous statement है, ये हमको पता है कि that
बहुत सारा रेनफॉल होने की वजह से जो सॉइल का ऊपरी लेयर होता है दैट गेट्स ड्रेन्ड अवे। ओके, तो वो जो सॉइल का ऊपरी लेयर होता है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर, वो चला जाता है, इसीलिए वो सॉइल जो होते हैं उतने फर्टाइल नहीं होते। सेकेंड ऑप्शन क्या है, द वेजिटेशन इज एवरग्रीन इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ईयर, यानी कि पूरा साल फोटोसिंथेसिस होते रहता है, एवरग्रीन वेजिटेशन होता है। ये तो सही स्टेटमेंट है, हमको पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दैट दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज। वाई दे हैव बीन कॉल्ड एज डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज, बिकॉज वहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कोई हो नहीं सकता, और वहाँ पे जो कोई भी आप एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर नहीं सकते, और लाइफ जो है वहाँ पे डेजर्ट्स की तरह ही होती है, क्योंकि बहुत सारा रेनफॉल होता है, डिसीजेस होते हैं, या लाइव स्टॉक ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशियस ग्रास होती है वो भी अवेलेबल नहीं होती वहाँ पे, और बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ है फेस करते हैं लोग वहाँ पे, इसीलिए इसको इट कैन बी कॉल्ड एज अ डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज। वैसे तो डेजर्ट्स में ट्रीज़ नहीं होते, बट यहाँ पे ट्रीज़ होते हुए भी, ग्रीनरी होते हुए भी, ये ट्रॉपिकल रीजन जो है इसको एक डेजर्ट की तरह कंपेयर किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली कहीं पे दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में वगैरह, बट यूपीएससी ने इसे लॉजिक के बेसिस पे ये क्वेश्चंस पूछा है, स्टेटमेंट दिया है। नाउ दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, तो दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट हमने तो आंसर डी दिया हुआ है, हमको लगता है कि दैट दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाता है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही है। नाउ दे कैन बी कॉल्ड एज डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्रीज। हेवी रेनफॉल मेक्स सॉइल इनफर्टाइल एंड मोर इंपॉर्टेंटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज इनहॉस्पिटेबल लाइक डेजर्ट्स। हमको पता है कि अभी जीसी लॉन्ग में आप देख सकते हो, और 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पे आप ये देख सकते हो, बट इसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे है कि वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, फिर भी आप कुछ लॉजिक लगा के ये सॉल्व कर सकते हो। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिए वाला है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सलाइन वाटर इन सम एरियाज। तो इसका आंसर जो है गाइज वो एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल्स, ये स्टेटमेंट जो है 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्टली, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर। ये एरिड सॉइल कहाँ पे मिलेगी, हमारे राजस्थान या वेस्टर्न रीजन में मिलेंगी। सो द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेटिंग ऑफ द सलाइन वाटर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टली कवर हो सकता है एनसीईआरटी में से। मूविंग एट, इन इंडिया कार्डेमम हिल्स आर रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स का एक एक्सटेंशन है कार्डेमम हिल्स, बाकी कुछ नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो दिस इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, एंड सातपुरा एंड मैकल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। नो वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज सह्याद्री, महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स, कर्नाटका, तमिलनाडु, अनाईमलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स इन केरला। तो इसका आपको ये लोकल जो नेम्स है वेस्टर्न घाट्स के, ये आपको पता कर लेने हैं कि कौन से स्टेट्स में इसको क्या क्या बोला जाता है। वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन दी ईस्टर्न घाट्स, ये तो सबको पता है। एंड देयर एवरेज एलिवेशन कितना है उनका, 1500 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हो दैट कार्डेमम हिल्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ये केरला के रीजन में वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरीज पूछी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सतलज की ट्रिब्यूटरीज हमको पता है कि इंडस है, एंड कोसी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कोसी, गंगा, एंड तीस्ता हमको पता है, ब्रह्मपुत्र है, चंबल, यमुना। तो ये ऐसा आप मैच करके इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक शूट, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट, कीमोट्रॉपिक पॉलन ट्यूब, हाइड्रोट्रॉपिक फ्लावर। तो ये वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है वैसे तो,
फिर भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये हाइड्रोट्रॉपिक जो है फ्लावर नहीं होता है, हाइड्रोट्रॉपिक ये गलत है ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है, ये लूसेंट में दिया हुआ है या बाकी के जो कोई भी क्वेश्चंस है एफकैट CDS उनके एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है और CAPF में भी पहले पूछा गया हो सकता है। तो यहाँ पे एनेमोमीटर जो है ये हमको कॉमनली पता होता है कि दैट एनेमोमीटर इज़ यूज्ड फॉर द मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड। नाउ स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय दिस एनेमोमीटर। ये आपको अगर पता ना हो तो आप GC लियोंग पढ़ सकते हो, उसमें वो डायरेक्टली दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द विंड इज यूजुअली मेजर्ड बाय द एनेमोमीटर विच कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 सेमी सर्कुलर कप्स अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पोक्स माउंटेड ऑन अ हाई वर्टिकल स्पिंडल। आप ये GC लियोंग में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT में से आया हुआ है, इन द कोर्स ऑफ रिवर इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड मेंडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय द डिपोजिशन। यानी कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि दैट ओल्ड मिएंडर जो है, मिएंडर्स क्या होते हैं, मिएंडर्स ऐसे रोटेटिंग जो कुछ भी रिवर फीचर्स बनाती है उसको हम मिएंडर्स बोलते हैं। मिएंडर्स ये यूथ स्टेज में मिएंडर्स नहीं होते, ये मैच्योर स्टेज में रिवर के मिएंडर्स फॉर्म करती है रिवर। और क्या हो जाता है कि ये जो गैप है ना, वो गैप पूरा का पूरा ये कट ऑफ हो जाता है, ये पोर्शन पूरा का पूरा कट ऑफ हो जाता है और रिवर अपने आप यहाँ से फ्लो करने लग जाती है और यहाँ पे एक लेक जैसा कुछ पोर्शन बन जाता है, तो उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो कि दैट इन द कोर्स ऑफ रिवर इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड मिएंडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय डिपोजिशन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ऑक्सबो लेक है। इन लोअर कोर्स ऑफ रिवर मिएंडर बिकम्स वेरी मच मोर प्रोनाउंस्ड। द आउटसाइड बेंड इज सो रैपिडली इरोडेड दैट द रिवर बिकम्स कंप्लीट सर्कल। There will come a time when the river cuts through the narrow neck of loop, abandoning the Oxbow Lake or the Mort Lake। यानी कि ऑक्सबो लेक एक साइड में रह जाता है और रिवर सीधा ऐसा स्ट्रेट फ्लो कर जाती है। तो इसमें ये जो है इसका और ऑक्सबो लेक का कोई रिलेशन बाद में नहीं रहता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हमारे इनिशिएटिव्स है NCERT की टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है, यलगार इनिशिएटिव है और 360 डिग्री कवरेज, 360 डिग्री मेंटोरशिप भी हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। जय हिंद।